दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए G20 शिखर सम्मेलन जो है संपन्न हो गया और उसके बाद लगातार कई तथ्य जो हैं वो सामने अब आने लगे हैं। दरअसल अगर हम देश की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो वो भी उथल पुथल मचाए रखा है और अब विदेश नीति पर भी ग्रहण लगने वाला है, जैसा कि दिख रहा है। जी हाँ, भारत ने कनाडा में बसे लोगों के लिए भारत आना रोक दिया है, यानी वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और जो वहाँ हैं उन्हें वहीं रहने की सलाह दी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कनाडा के जहाँ आप लोग न जाएं। दोनों राजनयिक जो हैं अपने अपने देश के वो बुला लिए गए हैं, वापस हो गए हैं और अब स्थिति जो है वो तनावपूर्ण होते दिख रही है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे हम एक्स IPS हैं अमिताभ दास सर। इन्हीं से जानकारी हासिल करेंगे कि इस तरह की जब परिस्थिति बनती है, एक तरफ विकसित होने के पायदानों को हम पार कर रहे हैं जैसा कि देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं, और दूसरे तरफ देश से एक दूसरे देश का आवागमन बाधित होता है, व्यापार प्रतिबंधित किए जाते हैं और अन्य तरह के जो पर्यटक हैं वो भी हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, या यहाँ के लोग जो वहाँ बसे हुए हैं, लगभग 15 से 18 लाख लोग बसे हुए हैं भारत के। ऐसी परिस्थिति में अब उन लोगों का क्या हश्र होने वाला है? जी, पहले मैं दर्शकों को एक संक्षेप में पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये जो जिन लोग को पृष्ठभूमि नहीं मालूम होगी उनको बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में भारत और कनाडा के संबंध जो हैं वो काफ़ी बिगड़ गए हैं। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महादेश में है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कोई छोटा मोटा देश नहीं, आबादी उतनी नहीं है लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, बहुत मतलब तरक्की कर चुका देश है, डेवलप्ड कंट्री है। अब इसकी पृष्ठभूमि ये है कि अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे जस्टिन ट्रूडो, और ऐसा संयोग हुआ कि उनका जो विमान था वो जिस विमान से आए थे वो ख़राब हो गया और उसके बाद भारत सरकार ने उनको पेशकश भी की कि हम आपको अपने विमान से वापस कर देते हैं। उन्होंने पेशकश ठुकराई उन्होंने, और उस समय भी खबरें आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो और नरेंद्र मोदी के बीच कुछ तनातनी हो गई है और ट्रूडो थोड़ा नाराज़ हो गए थे, मतलब जो भी भारत में उनका आप कह सकते हैं स्वागत हुआ है या स्वागत में जो कमी रह गई थी। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो लौट गए, थोड़ा गाल फुला के कहिए कि लौटे। और उसके बाद एक दूसरी घटना हो गई कनाडा में, वहाँ एक हरदीप सिंह निज्जर नाम का एक खालिस्तानी था, उसकी हत्या हो गई। अब कनाडा का कहना है, वहाँ के विदेश विभाग का कहना है, वहाँ की सरकार का कहना है कि उसकी हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। और कनाडा ने कहा कि ये हमारी सार्वभौमिकता पर चुनौती है कि हमारी ज़मीन पर यदि भारत सरकार हत्या करवा रही है किसी कनाडाई नागरिक की, वो हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था, तो ये इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए कनाडा ने क्या किया कि एक भारतीय उच्चायोग जो था कनाडा में, वहाँ एक IPS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति थी। वो पंजाब कैडर का IPS है, 97 बैच है शायद वो, लेकिन वो रॉ की ओर से जो भारत की जो जासूसी संस्था है उसकी ओर से उसके लिए भी वो काम कर रहा है वो IPS अधिकारी, तो उसको कनाडा ने निष्कासित कर दिया। ऐसा उसने इशारों में कहा कि ये लोग सम्मिलित थे हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। और जैसा कि होता है इसमें डिप्लोमेटिक, जब कूटनीतिक वाली इस मोर्चे पर तनाव आ जाता है तो फिर बदले की कार्रवाई होती है, तो फिर भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया बदले की भावना से। उसके बाद अब एक नई लड़ाई शुरू हुई है। अब कनाडा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, अपने नागरिकों से कहा कि भाई भारत जाना सुरक्षित नहीं है, भारत में ठीक माहौल नहीं है। ये है, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि कनाडा जाना ठीक नहीं है। अब देखिए ये जो भी हो रहा है, यदि आप विदेश नीति के हिसाब से देखें तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही माना जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि ये मोदी सरकार की एक कूटनीतिक विफलता के रूप में मैं इसको देखता हूँ। अब देखिए भारत में तो बहुत ऐसे 29 राज्य हैं, लेकिन कनाडा में सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग बसे हुए हैं, खास के सरदार जी लोग पंजाब के हैं। कनाडा में आप सोचकर आपको आश्चर्य लगेगा कि जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में 4 सरदार जी हैं। इतने सरदार जी तो मोदी के कैबिनेट में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा सरदार जस्टिन ट्रूडो के कैबिनेट में है। और आज से नहीं, उसका मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, उसने बताता हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के आसपास से ही
मतलब वहाँ पर कनाडा में पंजाबियों का जाना शुरू हुआ था, सरदारों का जाना शुरू हुआ था। कनाडा में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं और मतलब पंजाब में तो समझिए कि जो पंजाब में युवा लोग होते हैं उनका एक सपना होता है कनाडा जाना। मतलब वो समझिए कि पैदा होते ही वो सपना बुनने लगता है कि भाई बड़ा होना है और एकदम कनाडा चला जाना है, और उनका वो डेस्टिनेशन रहता है, मंजिल रहती है पंजाबी युवाओं की कनाडा। तो लाखों लोग कनाडा में हैं, सिख लोग। अब कनाडा में है तो नेचुरल है कि सिखों का जो गुरुद्वारे हैं वो भी सैकड़ों गुरुद्वारे हैं कनाडा में। और ये भी एक तथ्य है कि जो खालिस्तानी लोग भी कनाडा में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, ये भी एक तथ्य है। मतलब एक कड़वी सच्चाई है लेकिन एक तथ्य है कि वहाँ बहुत सारे गुरुद्वारों में भारत विरोधी कार्रवाइयाँ होती है, फंड रेजिंग होता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, और वहाँ खालिस्तानी लोग काफ़ी एक्टिव हैं। तो इन्हीं सभी मतलब के मतलब पृष्ठभूमि में समझिए कि भारत कनाडा में अभी तनाव बढ़ा है। आप समझ सकते हैं कि मेन मुद्दा खालिस्तान का मुद्दा है। भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि कनाडा सरकार खालिस्तानियों को शह दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, और कनाडा सरकार को लग रहा है कि भारत सरकार हमारे अंदरूनी मामले में दखल कर रही है। तो इसी को लेकर तनातनी है। देखिए, मैं फिर G20 पर लौट के जाता हूँ। अभी G20 हुआ जो दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन। तो मतलब जो गोदी मीडिया ने या जो मोदी के मतलब चमचे लोग कह सकते हैं, उन्होंने बड़ा मतलब ढिंढोरा पीटा कि अरे मोदी जी का तो अब तो डंका बज गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मोदी जी का डंका बज गया, अब तो मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए, फला हो गया, चिल्ला हो गया। ये सब बात बकवास है। मैंने मजाक में कहा भी था कि मोदी ने G20 को G420 बना दिया। भारत में कहते हैं ना ठग को कहते हैं 420। तो मैंने कहा भी था मजाक में कि मोदी ने G20 को G420 बना दिया। अब देखिए, पूरा मोदी जी ने G20 का इस्तेमाल किया मतलब अपना चेहरा चमकाने के लिए। ये नहीं कि भारत की विदेश नीति को कुछ फ़ायदा हो, भारतवर्ष को कुछ फ़ायदा हो, अपना मोदी जी का चेहरा चमकाने के लिए हुआ। दिल्ली में तो मतलब हर खंभे पर समझिए कि मोदी की तस्वीर लगी हुई है। और मतलब जो गरीब, दिल्ली में बहुत, हिंदुस्तान गरीब देश है, दिल्ली में भी बहुत गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। अब गरीबी तो दूर नहीं कर सकते हैं मोदी जी, तो उनकी झुग्गी झोपड़ियों को बैनर से और पोस्टरों से ढक दिया गया। इसका भी बहुत मजाक उड़ाया गया दुनिया भर में कि हिंदुस्तान गरीबी मिटा नहीं सकता है, तो गरीबी को छुपा रहा है। और दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया, अजीब स्थिति हो गई, आम लोगों को बहुत परेशानियां हुई। और G20 को कम से कम मैं तो सफल नहीं मानता। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी मतलब छात्र रहा हूँ, यूपीएससी में मेरा एक पेपर भी था इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैं तो G20 को सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए बड़े बड़े नेताओं ने इसका बहिष्कार किया। रूस के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो G20 में नहीं आए, नई दिल्ली नहीं आए। जो आपको चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आए G20 में। तो दो बड़े नेताओं ने तो सीधा बहिष्कार किया, रूस के राष्ट्रपति ने और चीन के राष्ट्रपति ने। अमेरिका के राष्ट्रपति आए जो बाइडेन, लेकिन वो भी नाराज़ होकर गए और भारत से वियतनाम गए, और वियतनाम में जाते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लानत मलामत कर दी मोदी की। और उन्होंने कहा कि मैंने भारत में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया और जनतंत्र का मुद्दा उठाया। एक तरह से उन्होंने मोदी पर कटाक्ष किया, और इसके लिए भी मोदी की आलोचना हुई दुनिया भर में कि कोई भी जो शिखर सम्मेलन होता है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया की मीडिया को बताया जाता है कि क्या हुआ, क्या हम लोगों ने पाया, क्या हम लोगों की आगामी योजना है, भविष्य की क्या योजना है। एक मतलब परंपरा है। तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप जानते ही मोदी जी बस मन की बात करना जानते हैं, दूसरे की बात सुनना तो नहीं जानते हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अभी भी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, या दुनिया भर के एक अनूठे प्रधानमंत्री में होंगे जिन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। तो वो भी नहीं हुआ। तो कनाडा के साथ भी देखिए, कनाडा के साथ यदि हमारा तनावपूर्ण संबंध हो जाएगा तो उससे भारत का ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कनाडा भी दुनिया के एक शक्तिशाली देशों में से एक है। इस मुद्दे पर बहुत सारे देश कनाडा के साथ खड़े दिख रहे हैं, और हो सकता है भारत ही इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ जाए। तो इसको देखिए बातचीत के माध्यम से मतलब इसको सुलझाना चाहिए था। जी, कनाडा में लोकतंत्र है, जस्टिन ट्रूडो भी मतलब लोकतांत्रिक तरीके से बने हैं प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं कि कोई वो सैन्य तानाशाह हैं या कोई ऐसे हैं। तो और भारत में भी लोकतंत्र है, भारत को तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं। तो दोनों के राजनयिकों को बैठ के, डिप्लोमेट्स को आमने सामने बैठ के ये करना चाहिए। यदि खालिस्तानी गतिविधियां कनाडा से हो रही तो बिल्कुल गलत है, और इसको सबूत के साथ पेश किया जाना चाहिए कनाडा सरकार के सामने कि बिल्कुल गलत है, आप इन पर अंकुश लगाइए। कनाडा में आप किसी खालिस्तानी को वहाँ रख के भारत विरोधी गतिविधि करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस पर सरकार को सख्त रवैया लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से कहिए कि नागरिक नहीं आए, वो नहीं आए, इसमें तो आम आदमी पिस जाएगा। और ख़ासकर पंजाब में तो ज़्यादा लोग मार खाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग ही
मतलब कनाडा में बसे हुए हैं। जी मुद्दा सर यही है कि इलेक्शन है 2024 में, जी और इलेक्शन बहुत अब करीब ही है, बहुत 6 दूर महीने नहीं है, मोटा-मोटी रहता और है। लगभग जी, 15 से 18 लाख लोग, भारतीय लोग जो जी। कनाडा में बसे हुए हैं। जी। हालांकि वहाँ की उनको नागरिकता मिल चुकी है, जी, लेकिन जी। उनके रिलेटिव्स तो यहाँ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आते जाते हैं बिल्कुल, लोग। बिल्कुल। और इस परिस्थिति को देखते हुए क्या इलेक्शन पर भी प्रभाव पड़ने वाला है, ये कनाडा से जो आगाज जो हुई है? फिर वही बात मैं कहूँगा, पूरे देश में तो शायद उतना नहीं असर पड़े, हो सकता है गुजरात में उतना असर नहीं पड़े, असम, नागालैंड और यूपी में उतना असर नहीं पड़े, लेकिन पंजाब में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, है ना? और एक आपको पता होगा या दर्शकों को मैं बताता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो एक नया एक सिस्टम शुरू किया गया, उसको ओसीआई कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, मेरे भी सारे भाई बहन अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन वो लोग साथ साथ ओसीआई भी हैं, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं। वो एक तरह की दोहरी नागरिकता है। जी। उसका ये मतलब है कि भारत में आपको सारे नागरिक अधिकार मिलेंगे, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। मतलब वोट देने का भी अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं है, वो तो राजनीतिक अधिकार हो गया। वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी सारे नागरिक अधिकार है। आप संपत्ति खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। नागरिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो एक ओसीआई वाली कैटेगरी भी है। तो बहुत सारे कनाडा के भी जो नागरिक हैं, जो कनाडाई नागरिक हो गए हैं, वो साथ साथ ओसीआई भी हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। और उनकी पंजाब में संपत्ति है, पंजाब में उनके गाँव हैं। वो लोग मतलब पंजाब आते जाते रहते हैं, और पंजाब में वहाँ से बहुत मतलब डॉलर्स आते हैं। मतलब जो एक विदेशी मुद्रा, कनाडा में भी डॉलर ही चलता है, कनाडा की मुद्रा भी डॉलर ही है, तो वहाँ से कनाडा से बहुत करोड़ों डॉलर रुपए आते हैं। वो पंजाब में एक मतलब एक बड़ा स्रोत है पंजाब के लोगों का। तो ये जो मुद्दा है, अब ये भी इसके पीछे ये राजनीति भी हो सकती है कि पंजाब में भाजपा की बुरी तरह हार हुई है। आप जानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान सीएम है, तो हो सकता है मोदी जी की खुन्नस हो कि चलो भाई पंजाबियों को कुछ परेशान कर दिया जाए कि तुमने भाजपा को नहीं जिताया तो अब लो भुगतो, है ना? तो ये भी एक हो सकता है। बहुत सारी बातें होती है जो पर्दे के पीछे होती है, जो आम आदमी को नहीं मालूम होती है। पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारी राजनीति रहती है। तो यही मैं कहूँगा कि जो भी हो रहा है मतलब वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और भारत कनाडा के बीच मतलब आप परंपरागत तरीके से देखिए तो अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसा नहीं कि कनाडा भारत के दुश्मन देशों में से गिना जाता है। ऐसा सुना नहीं गया कभी। ऐसा नहीं सुना गया है कि कोई कनाडा भारत के दुश्मन देशों में आप कनाडा को नहीं गिने, मतलब कभी गिनती नहीं हुई है। अच्छे संबंध रहे हैं, तो फिर क्यों उसको बुरा किया जाए? दोनों का नुकसान है। अभी एक आर्थिक पैक्ट होने वाला था, उस पर कनाडा ने रोक लगा दी है, तो आर्थिक सहयोग का हमारा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। तो फाइनली तो नुकसान अब तो देखिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया समझिए एक गांव बन गई है, तो इस गांव में आप झगड़ा करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, एक तरफा नुकसान नहीं होने वाला। जी चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक आईपीएस अमिताभ दास जो बातचीत कर रहे थे इस पूरे विदेश नीति पर कि क्या कुछ इससे घाटा होने वाला है वर्तमान सरकार को, जो देश में इस बार लगातार अगर देखें तो 6 महीना अभी बचा है चुनाव के, और 24 में जो चुनाव है लोकसभा चुनाव, और लगातार चल रहा है ये प्रक्रिया कि भाई चुनावी मुद्दे जो है कैसे मजबूत किया जाए, कैसे बातचीत की जाए, कैसे लोगों को लुभाया जाए, रिझाया जाए। और जिस परिस्थिति की बात हो रही है, यानी खालिस्तानियों को लेकर के जिस तरह से दोनों तरफ से रोका गया है, वो निश्चित तौर पर बातचीत करने के बाद ही इसका हल निकाला जा सकता है। बहरहाल हम खबरों के पीछे हैं और खबरों को टोह करने की कोशिश कर रहे हैं, खबरों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें इस बाबत और भी खबरें मिलती है, हम आपके लिए रखने का प्रयास करेंगे, आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप निश्चित तौर पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।